हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हिस्ट्री की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री की वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने वीडियो 1 में लेक्चर 3 में लास्ट में देखा था कि इंडिया के बहुत सारे अलग अलग कंट्री से जब लोग आए या अलग अलग वेदों में इंडिया का नाम क्या क्या था, हमने अलग अलग चीजें देखी। हमने ह्यूमन इवोल्यूशन देखा और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम उसको इन शॉर्ट में देखे हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से। आज हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज जानेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल प्रीवियस क्लास में बताया था कि इतिहास जानने के दो स्रोत होते हैं। पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है और सेकंड जो होता है आपके लिटरेचर एविडेंस होते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्वाइंस के बेसिस पे करते हैं, अभिलेखों के आधार पे हम करते हैं, और दूसरे में हम वेदों के आधार पे, वेदांग, उपनिषद, अरण्यक, इन सब चीजों के आधार पे करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में पूरा प्राचीन काल को 3 पार्ट में, 3 स्लॉट में डिवाइड किया था। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हम स्टडी करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल या ताम्रयुगीन सभ्यता में, यानी कि ताम्रकालीन सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंस बता दूं, ये हमारे लिए क्यों बहुत बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। ये स्टोरी आपको समझने के लिए मैंने आपको वीडियो लेक्चर 1 में 2 चीजें बताई थी। मैंने आपको क्या क्या बताया था, सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताया था। जब कोई व्यक्ति अपनी मानवीय गतिविधियां एक बड़े फॉर्म में या एक बड़े लार्ज अमाउंट एरिया में करता है तो वो एक संस्कृति कहलाती है। जब वही चीज कुछ अपग्रेड फॉर्म में या हायर सोसाइटी के द्वारा कोई भी चीज या मानवीय गतिविधियां की जाती हैं, भौतिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो वो चीज, वही संस्कृति फिर बाद में सभ्यता में बदल जाती है कि एक हायर सोसाइटी के लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये स्किल्ड सोसाइटी है, यानी कि ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है, ये चीज प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व। बात है 1826 के अप्रॉक्स की। चार्ल्स मेसन, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के रिस्पेक्ट में सबसे पहली शुरुआत की थी, चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद है मिस्टर विलियम बंटन, उसके बाद आए मिस्टर कनंगम, उसके बाद आए जॉन मार्शल, और फिर इनके संरक्षण के अंतर्गत कुछ भारतीय पुरातात्विक वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने इस चीज को खोजा। और आज अभी खुदाई चली रही है। अभी 2014 में ऐराकी गढ़ी के प्लेस में काफी मात्रा में खुदाई की गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व यह है कि सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो 1854, जब ये एक इंडिया का मैप है, इससे हम समझते हैं, जब कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, ये बात है 1855-1856 के अप्रॉक्स की। तो 1855-1856 के ड्यूरेशन में जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी तो वहां पे ईंटों के बहुत सारे ढेर मिले। तो उस पर खुदाई चालू हुई। जब खुदाई चालू हुई तो अंग्रेजों को ये पता चला कि यहाँ तो बहुत बड़ी सिविलाइज्ड सोसाइटी रह चुकी है। उसी समय एक बात याद रखिएगा, एनालिसिस बेस पे 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी फर्स्ट टाइम जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 को हुआ था। उसी के 1 साल पहले ये खुदाई हुई, ये पता चली। धीरे धीरे करते हुए 1870 तक काफी चीजें पता चल गई थी कि अंग्रेजों की भारत के पास एक सिविलाइज्ड सोसाइटी आज से 2500 या 3000 या 4000 साल पहले थी। तो प्रॉब्लम ये आई कि अंग्रेजों ने ये सोचा यदि ये चीजें भारतीयों को पता चल जाएगी तो भारतीय अपने आप को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानने लगेंगे, जिसकी वजह से शायद हम उनकी मतलब कंट्री में राज ना कर पाए, क्योंकि उनकी मेंटालिटी थोड़ी सी वॉश आउट हो जाएगी और थोड़ा ज्यादा अपने आप को सुपीरियरिटी कॉन्सेप्ट मत आ जाए भारतीयों में। तो उन्होंने इस चीज को दबा कर रखा, और ये प्रॉब्लम थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास फंडिंग भी नहीं थी। फंडिंग नहीं थी कहने का मतलब ये कि जितनी भी खुदाई करने के लिए जितने पैसे की रिक्वायरमेंट्स या लेबर कॉस्ट है उतनी वो भी चीजें नहीं थी। तो उन्होंने एक कहानी गढ़ी और इस चीज को पूरी तरीके से
दबा के रख दिया तकरीबन 1915 के अप्रॉक्स, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच। उसके बाद 1915 के आसपास जब गांधी जी का आगमन हुआ तो कुल मिला के ऐसी एक कंडीशंस आ गई कि फिर इस चीज को आगे प्रोसीड करना ही पड़ा, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी भी बन चुकी थी, लीडर्स भी हो चुके थे। तो कुल मिला के ऐसा सिनेरियो हुआ कि अंग्रेजों को ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब हम इस चीजों की खुदाई करें। और तो फिर इस तरीके से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जितने भी प्लेसेस थे उनकी खुदाई की गई। ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट कि एक एनालिसिस फॉर्म में। तो कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व भी पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व तो हम जब पूरी स्टडी कर लेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन के फॉर्म में मैं बताऊंगा। बस मैं आपको एक बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ये एक मिथक चीज था कि जो अंग्रेजों ने एक चीज पालकर रखी थी कि वो ये बताना चाहते थे, एक इन शॉर्ट पूरे डिस्क्रिप्शन को एक लाइन में समझे तो वो ये बताना चाहते थे कि इंडियंस ज्यादा सुपीरियर नहीं है एज कम्पेयर टू हमारी तुलना में। और एक चीज और याद रखिएगा कि उसी समय क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड किया जा रहा था, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन को बहुत ज्यादा पूरे इंडिया में स्प्रेड किया जा रहा था। तो वो भी कहीं ना कहीं तरीके से प्रभावित होती या उनका प्रभाव कम होता, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज को, सभ्यता को दबा कर रखा और 1920 आते आते चीज उजागर हुई। और 1905 के समथिंग लगभग की बात है जब 1903 में इंडिया का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इस चीज के लिए फंडिंग दी थी। तो वहां से एक जो स्टार्टअप हुआ था वो बेसिकली वहां से हुआ था और ये 1920 में आते आते ये बहुत स्प्रेड हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता स्टार्ट करने से पहले हम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम पूरे मैप को एनालिसिस करें। पूरे मैपिंग को आप जितने बेहतर तरीके से समझेंगे उतनी ही चीजें आपको समझ में आएंगी। मैंने एक कहानी के तौर पे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। अब देखिए, ये वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, ये जो बॉर्डर, ये पाकिस्तान का हिस्सा, ये जो है ये इंडिया का हिस्सा है। याद रखिएगा इन चीजों को बताते समय अभी मैं आपको इस मैप में क्या क्या चीज बताऊंगा। मैप में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थान थे या प्रमुख प्लेस थे वो कौन कौन से थे। तो हम स्टार्ट करते हैं नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे छोर छोर में स्थित, यानी सबसे ईस्टर्न पार्ट, सबसे वेस्टर्न पार्ट, सबसे नॉर्दर्न पार्ट, सबसे साउदर्न पार्ट में कौन कौन से थे। तो सबसे साउथ में देखेंगे तो आपको दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित था, नर्मदा नदी के पास स्थित था, पहला चीज दैमाबाद। फिर आप देखेंगे सुतकांगडोर, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान यानी बलूच प्लेस पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्लेस पे है सुतकांगडोर। इसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में मांडा, नॉर्थ में, वेस्ट में सुल्तानडोर, साउथ में दैमाबाद, नॉर्थ में मांडा और ईस्ट में आलमगीरपुर, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहां पे यमुना की एक सहायक नदी बहती है, वो यमुना की सहायक नदी के किनारे आलमगीरपुर है। तो आपको क्या समझ में आ गया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में दिखेंगे तो ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुल्तानडोर, नॉर्थ में मांडा और साउथ में दैमाबाद। ये हो गया पूरे छोर पे स्थित प्रमुख नगर। अब हम चलिए यहां गुजरात में रंगपुर, लोथल, धौलावीरा और सुरकोतरा, ये 4 प्लेसेस हैं, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा और सुरकोतरा। याद रखिएगा लोथल को एक डाक यार्ड बोला जाता था, ये एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान। यहीं से अरब के लोगों के साथ इनका व्यापार, अरब अफगान के लोगों के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए, अब आइए कालीबंगा या कालीबंगन, ये राजस्थान पे है, घग्गर नदी के आसपास। ये राखी गढ़ी, जिसमें वर्तमान समय में बहुत ज्यादा खुदाई की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है राखी गढ़ी। और बनवाली, ये दोनों प्लेस हरियाणा में स्थित है। रोपड़, ये पंजाब में स्थित प्लेस है। मांडा मैंने आपको बता ही दिया, जम्मू कश्मीर। अब आते हैं पाकिस्तान के पूरे पार्ट में। पाकिस्तान के पूरे पार्ट में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चन्हूदड़ो, ये जो प्लेस है, ये सब चन्हूदड़ो का जो प्लेस का पोजीशन है वो थोड़ा सा और बेहतर बना दूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा बेहतर नहीं है ये है दरअसल यहाँ चन्हूदड़ो, ये चन्हूदड़ो प्लेस, मोहनजोदाड़ो प्लेस, हड़प्पा प्लेस, ठीक, ये पूरे जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि ये अलग अलग प्लेसेस में क्या क्या चीजें मिली हैं और वो किस तरह से हमारे सीजीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ना।
अब मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो क्षेत्र था वो एक त्रिकोणीय क्षेत्र में फैला हुआ था, ट्राइगोनल शेप में फैला हुआ था। इसका जो पूरा एरिया था ये 12 लाख वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स था, या 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स था। 12 to 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये इसका क्षेत्र में विस्तृत था। अब यदि आप ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस देखेंगे तो 1600 किलोमीटर था इसका ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर से लेके यहां लास्ट में दमाबाद तक मांडा से 1400 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था, और लेफ्ट राइट से कांगडोर से लेके आलमगीरपुर तक की जो डिस्टेंस थी वो 1600 किलोमीटर तक की थी। ये हो गया, ये मैंने आपको एक स्पेशली बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप समझने के लिए आप मैपिंग किस तरीके से करें। मैंने आपको मैपिंग करके ये दिखा दिया है कि सबकी प्लेसेस कहां कहां पे हैं। अब ये याद रखिएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैं आपको इसी प्लेस में थोड़ा सा रिवर सिस्टम की एंट्री बताऊंगा कि रिवर किस तरीके से अंदर है। तो सबसे पहले रिवर सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमको जानना चाहिए। सिंधु नदी तंत्र में क्या क्या चीजें आती हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, या इसको चिनाब भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे चिनाब भी लिखा जाता है, दोनों चीज लिखते हैं, चिनाब और चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, इस तरीके से। मैपिंग में हम देखें तो जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी की सभ्यता अगर इस क्षेत्र में फैली हुई तो जो सिंधु नदी है वो यहाँ के मानसरोवर स्थान से निकलती है और इस तरीके से कुछ आगे मूव करती हुई इस तरीके से सबसे पहले हड़प्पा के आसपास से, यानी कि यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के जो है वो सिंधु नदी के तट पे है, चमूदड़ो है वो भी सिंधु नदी के तट पे। ये जो हड़प्पा प्लेस है ये रावी नदी के तट पे स्थित है। आगे बढ़ते ये अरब सागर में जाके गिरता है। तो मैंने आपको ये बताया कि मानसरोवर जो झील है वहां से सिंधु नदी निकली है और आगे बढ़ते गई है हड़प्पा से होते हुए। मोहनजोदाड़ो जो प्लेस है वो सिंधु नदी के तट पे स्थित है, चन्हूदड़ो प्लेस भी सिंधु नदी के तट पे स्थित है। आगे बढ़ते हुए सुतकामडोर या सुरकोतरा में की प्लेस से होते हुए नीचे गई है। सुरकोतरा यहाँ पे स्थित है, ये प्लेस है, यहां से आप समझिए ये अरब सागर में जाके गिर गई है। अब झेलम नदी सेकंड की जो लोकेशन है ये झेलम नदी की लोकेशन, ये देखिए आप ये सेकंड जो लोकेशन है झेलम नदी की लोकेशन है। थर्ड में आप देखेंगे, थर्ड में चिनाब नदी है। इस चिनाब नदी जो मांडा प्लेस है, यानी कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान जो है वो मांडा है। मांडा जो स्थित है वो चिनाब नदी के पास स्थित है। ये फिर आप आगे देखेंगे तो हड़प्पा जो प्लेस है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो कुल मिलाके मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन एक दे दिया, ये मैप प्लॉटिंग। और अब मैं इसी चीज को जितना भी मैंने चीज बताया मैंने आपको यहाँ पे लिखूंगा। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो चार्ल्स मेसन थे। 1826 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि इसकी शुरुआत की थी कि यहाँ पे कोई प्लेस में भी हो सकता है या ऐसी प्लेसेस इंडिया में खोजना है। उसके बाद विलियम बंटन को इस चीज की जानकारी हुई, ये बात है 1856 के अप्रॉक्स। उसी समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो गया। इसके बाद कनिंघम 1872 के अप्रॉक्स कनिंघम ने बताया कि जो इंडिया है उसे जो इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी की सभ्यता है उसे कुषाणकालीन कहा है। हाँ 1872 है। अब जॉन मार्शल आए जिनके नेतृत्व में 1920 के आसपास जॉन मार्शल है जिनके नेतृत्व में सबसे पहले दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या हड़प्पा में खुदाई प्रारंभ करवाई, ये 1921 में। और पहला जो प्लेस मिला वो हड़प्पा मिला। पहले खुदाई में हड़प्पा प्लेस मिलने की वजह से इसका नाम
सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पाई सभ्यता का रखा गया। याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पे स्थित ये पूरी सभ्यता डेवलप हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। तो मैंने आपको एक रफ तौर पे ये बता दिया कि चार्ल्स मिशन, विलियम बर्टन, कनिंघम, जॉन मार्शल का क्या क्या रोल रहा। मैंने सेकंड चीज आपको बताया था कि इसका जो एरिया है वो ट्राइगोनल शेप में स्थित है, ट्रायंगल शेप बनाता है और 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। यहां की 10 लाख जनसंख्या थी। इसे आप लगभग लेके चलिएगा, कुछ किताबें 13 लाख या 12 लाख भी देती हैं, आप ये लेके चलिए कि 10 लाख जनसंख्या थी। यदि आप प्लेसेस की बात करें तो आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगोर और मांडा, ये 4 प्लेस थे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो थी वो 1400 किलोमीटर थी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी 1600 किलोमीटर थी। अब इसके प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। सबसे पहले स्थलों की बात करने से पहले इसके कालक्रम की बात कर लें कि अलग अलग साइंटिस्ट या अलग अलग लोग इसके कालक्रम को बताते हैं। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो कहा जाता है कि आज से कार्बन 14 के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो 2350 से 1700 BC। जॉन मार्शल क्या कहते हैं इस संबंध में? जॉन मार्शल कहते हैं कि 3200 से 2750 BC और जो सामान्य माना जाता है वो 3000 BC से 1500 BC माना जाता है। तो अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग किताबें या अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। तो हम इन जनरल जो लेते हैं वो ये मान सकते हैं कि 3000 BC से लेके 1500 BC तक इसका पीरियड या इसका समय रहा। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बेसिक्स हो गए। अब हम यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में यदि पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा यहाँ पे रंगपुर, लोथल, सुरकोतड़ा और धौलावीरा, ये 4 प्लेसेस गुजरात में। आप फिर से सुनिए और उसको लिखिए। रंगपुर, लोथल, सुरकोतड़ा और धौलावीरा, ये 4 प्लेसेस जो है गुजरात में। कालीबंगन जो प्लेस है वो है राजस्थान में। मैप से याद करने की कोशिश कीजिए। बनवाली, राखीगढ़ी, ये दोनों हरियाणा में। रोपड़ पंजाब में। मांडा जम्मू कश्मीर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। दैमाबाद महाराष्ट्र। सुतकांगोर बलूच पाकिस्तान। फिर चन्मूदड़ो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रफ के तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब पर्टिकुलर हम एक एक प्लेस को पकड़ेंगे, यानी कि हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा प्लेस जैसे जैसे खुदाई होती गई ईयर वाइज हड़प्पा प्लेस के बारे में देखेंगे। उनके साइंटिस्ट कौन है, कहने का मतलब यह है कि उनके बारे में सबसे पहले किसने जानकारी इकट्ठा की उनका नाम जानेंगे। वो उस स्थल को किसने खोजा उसके बारे में जानेंगे। उस स्थल से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली उसके बारे में जानेंगे। तो इतना आप नोट डाउन कर लें, अच्छी तरीके से समझ लें।